नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे भाग 1। क्या पढ़ लिए थे? कहाँ तक कवर हो गया था? का कवर हो गया था। इसमें आपको बता दिए थे कि फजल अली आयोग क्या बताए थे? फजल अली आयोग और जीवीपी समिति क्या कहते थे? जीवीपी समिति। एक बताए थे आपको एसके धर आयोग। राज्यों का पुनः गठन आपको पूरी तरह से बता दिया गया था। क्या बता दिया गया था? राज्यों का पुनः गठन कैसे हुआ, क्या क्या उसमें प्रोसेस थे, ये सभी चीज़ हम कल के क्लास में कर चुके हैं। जो लड़के जो स्टूडेंट उस क्लास को नहीं देखे हैं वो जाकर उस क्लास को देख लें, उसके बाद आगे आकर नागरिकता क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए आपको ये कितना फजल अली आयोग कब आया था? 1956 में। कब आया था? 1956 में। जीवीपी समिति कब आई थी? 1948 में। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन थे? पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार पटेल और तीसरे सीतारमैया। ये कब आया था? एसके धर आयोग कब आया था? ये भी आया था जून 1948 में। कब आया था? जून 1948 में। इसमें जो एसके धर आयोग था जून 1948 में आया था, ये सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित आयोग था। क्या था? सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित आयोग था। इतना आप समझ गए? तो ये आपको पिछले क्लास में कवर करा चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग नागरिकता से रिलेटेड पढ़ेंगे। नागरिकता का स्टार्ट करते हैं, भाग 2। ठीक है, चलिए भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिटीजनशिप। नागरिकता जो भाग 2 में ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक है? अनुच्छेद 11 तक। कहाँ तक है? अनुच्छेद 11 तक। भाग 1 में तो हम लोग पढ़ चुके थे अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब भाग 2 में हम लोग पढ़ना है नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इतना आप समझ गए? इसमें क्या है भाग 2 में? नागरिकता। नागरिकता समझने से पहले ये समझिए नागरिक कौन होते हैं। क्या होते हैं? नागरिक। नागरिक कौन होते हैं? वैसे व्यक्ति जो अपने पृष्ठभूमि, वैसे व्यक्ति जो अपने देश में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहे हैं और जो उनको मूल अधिकार हैं, जो अधिकार हैं उसको उपभोक्ता किए हैं, यानी उसको यूज किए हैं, वैसे व्यक्ति क्या हैं? नागरिक हैं। क्या हैं? नागरिक हैं। ऐसे आप समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हमारे भारत में 2 तरह के लोग होते हैं। भारत में 2 तरह के लोग हैं। पहला भारतीय नागरिक, दूसरा विदेशी नागरिक। कौन है? विदेशी नागरिक। इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि नागरिकता जो है, नागरिकता सिटीजनशिप, इस किसके कहाँ से लिया गया था? हमारे संविधान में इसको किस देश से लिया गया था? तो जो नागरिकता है उसको हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता सिटीजनशिप किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो ब्रिटेन है वहाँ से कितने प्रतिशत नागरिकता लिया गया है? तो 85%। कितनी? 85% हम लोग नागरिकता कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से 15% जो नागरिकता है, 15% नागरिकता वो हम लोग अपने खुद बनाए हैं। 3 साल में
हम लोग 15% नागरिकता बनाए हैं, ठीक है। उसको आप समझ गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप डाउट क्लियर हो गई होगा आपकी। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि नागरिकता किस देश से लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कितने प्रतिशत लिया गया है तो 85% लिया गया है। और 15% हम लोग 3 साल में अपना नागरिकता बनाए हैं। इतना आप समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। भारत में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला भारतीय नागरिक, दूसरा विदेशी नागरिक। जो भारतीय नागरिक हैं इनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं? सुविधा। कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं जो विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाता है। सुविधा इन लोगों को, जो विदेशी नागरिक हैं इन लोगों को विशेष कोई सुविधा नहीं दी जाती है। जो भारतीय नागरिकों को सुविधा दी जाती है हमारे भारत में, वही विदेशी नागरिकों को विशेष सुविधा नहीं दी जाती है। अब भारत में भारतीय नागरिकों को क्या सुविधा दी जाती है और विदेशी नागरिकों को क्या सुविधा नहीं दी जाती है उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, जो भारतीय नागरिक हैं उनको सुविधा ये दिया जाता है, पहला कि वो अपने मूल अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे में देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जो आपका 5 आर्टिकल हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिक यूज कर सकते हैं। भारतीय नागरिक इसका उपयोग कर सकते हैं अपने अधिकार के लिए, ठीक। इस आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशी नागरिक इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? इस 5 आर्टिकल को विदेशी नागरिक यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों का विशेष सुविधा क्या है कि हम लोग आर्टिकल 15 में आपको आगे पढ़ाएंगे क्या है क्या नहीं है। उसके बाद 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या है, 30 में क्या है। इतना आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि हम लोग को सुविधा क्या है कि ये आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं अगर भारत के नागरिक हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़ समझिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। मतदान का मतलब वोट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। वोट दे सकते हैं। वोट दे सकते हैं। अगर आप तीसरी चीज़ क्या है, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इलेक्शन में चुनाव में खड़े हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चुनाव में उम्मीदवार के पद पर खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि आप किसी भी पदों पर रह सकते हैं। अगर भारतीय नागरिक हैं तो आप किसी भी पद पर जा सकते हैं। जैसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, जो जैसे न्यायाधीश का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो बन सकते हैं, महान्यायवादी बन सकते हैं अगर भारतीय नागरिक हैं तो। अगर आप विदेशी नागरिक देखा जाए यहीं तो विदेशी नागरिक ये सब यूज नहीं कर सकते। वो ना ही हमारे भारत में वोट डाल सकते हैं, ना ही वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, और ना ही वो अपना जो भारत में प्रॉपर्टी है, भूमि है, और ना ही विदेशी कोई कीन सकता है, और ना ही वो पदों पर उठ सकते हैं। जैसे में इलेक्शन में उठ नहीं सकते। आप किसी भी सरकारी नौकरी को जो विदेशी नागरिक हैं वो नहीं कर सकते। इतना आप समझ गए। पांचवा चीज़ समझ लीजिए विदेशी भारतीय नागरिक होने के कारण। पांचवा चीज़ ये है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपका क्या बनेगा? पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड बनेगा, वोटर आईडी बनेगी। क्या बनेगा? वोटर आईडी बनेगी। और क्या क्या बन सकता है? आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, इंश्योरेंस जो भी आता है वो ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, और कई सारी सुविधाएं हैं जो अगर भारतीय नागरिक हैं तो। लेकिन अगर वही विदेशी नागरिक रहेगा तो उसका ना ही वोटर आईडी बन सकता है, ना ही उसका पैन कार्ड बन सकता है, और ना ही आधार कार्ड बन सकता है।
अगर आप भी देश के नागरिक नहीं हैं, अगर आप देश के नागरिक नहीं हैं तो ना ही आपका पैन कार्ड बनेगा। अगर कोई मान लीजिए भारत में कोई व्यक्ति है, उसके पास ना ही आधार कार्ड है, ना ही पैन कार्ड है, ना ही वोटर आईडी है और ना ही कोई विशेष सुविधाएं हैं उसके पास, तो क्या इस तरह से उसको जाना जाए कि ये देश का नागरिक है? जाना जाएगा। अभी आपको बताएंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में अगर आपके आर्टिकल 5, अगर आपके माता पिता भारतीय हैं या आपका जन्म भारत भूमि पर हुआ है यानी भारत में हुआ है, तो आपको भी क्या है, आप देश के क्या हैं, नागरिक हैं। ये अभी बताएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं फिर भी आप क्या हैं, देश के नागरिक हैं। विदेशियों में देख लीजिए, अब देखिए देख लीजिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, 20, 21, 22, 25, 24, ये सब जितने भी आर्टिकल हैं ये विदेशी नागरिकों के लिए भी क्या है, ये यूज कर सकते हैं, यानी इसका उपयोग कर सकते हैं विदेशी नागरिक भी, ठीक है। और समझ लीजिए ये ना ही किसी इलेक्शन खड़े हो सकते हैं, ना ही किसी को वोट डाल सकते हैं, ना ही कोई सरकारी नौकरी कर सकते हैं और ना ही कोई भारत में कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से कीन सकते हैं विदेशी नागरिक, ठीक है। सेम यही प्रोसेस भारतीय नागरिक अगर जाते हैं विदेशों में, सेम यही प्रोसेस अगर भारतीय नागरिक जाते हैं विदेशों में तो वो भी ना ही वहाँ की सुविधाएं कैसी, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप इसको एक बार ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपने नोट्स करते रहिएगा। जितना आपको पढ़ा रहे हैं साइड से आप नोट्स करते रहिएगा, पेन और नोट्स बना रखिएगा और नोट्स करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल पे, ठीक है। चलिए क्या है आर्टिकल 5। इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, जो आपका नागरिकता है, नागरिकता, इसका सर्वप्रथम वर्णन तो इसने किया, सिद्धांत कौन दिया, वर्णन यानी सिद्धांत किसने किया, ये वर्ण या सिद्धांत किसने किया, अरस्तु ने। किसने किया, अरस्तु ने। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम नागरिकता का वर्ण या सिद्धांत किसने दिया है, तो अरस्तु ने। एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, इसको याद रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। जो नागरिकता है ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है आपको बताए हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक है, 11 तक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जब हमारा संविधान बन के तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 में। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हो गया। क्या हुआ, संविधान लागू हो गया। जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस समय ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। जब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा तो उसके लिए 3 शर्तें रखी गई। कौन कौन सी जो 3 शर्तें हैं उसको देखिए। पहली शर्त ये है, जन्म से, जिसका भारत में जन्म हुआ हो, भारत में क्या है, भारत में जन्म हुआ है, उसको नागरिकता मिलेगी, उसको नागरिकता मिलेगी, यानी वो क्या है, भारत का नागरिक है। दूसरा ये बात कही गई है कि जिसके माता पिता भारतीय हैं, क्या है, भारतीय हैं,
लेकिन पुत्र यानी उसके लड़के, माता पिता के लड़के अगर विदेश में रहते हैं, क्या करते हैं, उनके पुत्र विदेश में रहते हैं तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। हालांकि अगर ये पुत्र जो लड़के रहेंगे वहाँ के, जो उनको नागरिकता दिए, जिनके मान लीजिए इनके माता पिता भारतीय हैं, तो इनको भी नागरिकता दिया जाएगा। क्यों ना वो किसी भी कंट्री में हो, विदेश में कहीं भी हो, उनको भी नागरिकता भारत में दिया जाएगा। लेकिन अगर ये विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, अगर ये विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो इनको आर्टिकल 9 के तहत इनकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी। अभी हम आर्टिकल 9 पर चलेंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, ये दूसरी कंडीशन समझ गए। तीसरी शर्त क्या थी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, इससे संविधान लागू होने से पूर्व 5 साल पहले, यानी 5 ईयर पहले, जो व्यक्ति भारत में रह रहा है उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 5 में। इतना आप समझ गए कि 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन से संविधान लागू हुआ उससे 5 साल पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं उनको भी क्या किया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 5 है, इसको एक बार नोट्स कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि आप कहीं उस चीज़ को भूलें तो एक बार नोट्स निकाल कर देख लें तो आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ याद जल्दी नहीं होती है तो उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करने से आपकी मानसिकता और याद करने की क्षमता और तेज़ी से बढ़ने लगती है। अगर आप कोई चीज़ को बार बार याद करते हैं, रिवीजन करते हैं, अगर रिवीजन करने के आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप कोई भी चीज़ को एक बार रिवीजन या 2 बार कोई अन्य चीज़ को भी रिवीजन करते हैं ना तो आपको याद हो जाती है। तो इसलिए आप रिवीजन मत छोड़िए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है, देखिए आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 इसमें कहा गया है कि जो नागरिक, जो व्यक्ति, जब हमारे, देखिए आर्टिकल 6 में कहा गया है कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, कब बंटवारा हुआ, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, इसी में बंटवारा भी हुआ ना, आज बंटवारा जाहिर सी बात हुआ, और सभी लोग जानते हैं बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान का जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में रहते थे। क्या रहते थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो कहाँ पर रहते थे, पाकिस्तान में रहते थे। वो भारत में मिलना चाहते थे। क्या मिलना चाहते थे, भारत में मिलना चाहते थे। तो जो व्यक्ति, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वो व्यक्ति पाकिस्तान में पड़ गए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से, मान लीजिए हमारा भारत है और मान लीजिए यहाँ से क्या है, पाकिस्तान, और जो व्यक्ति यहाँ पड़ गए, जिसका व्यक्ति घर यहाँ पड़ गया, यहाँ पड़ गया, यहाँ पड़ गया, अगर वो व्यक्ति भारत में आना चाहता है तो 19 जुलाई 1948, क्या 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आता है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। नहीं समझे आप, समझिए। जो 19 जुलाई 1948 है, इससे पहले यानी 1946 से पहले अगर कोई व्यक्ति आता है भारत में, 1947 में भारत में आता है तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। जैसे मिल्खा सिंह, उनको नागरिकता दिया गया, वो कब आए, 19 जुलाई 1948 से पहले। लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भी नागरिकता दिया गया, वो कब आए, 1948 से पहले। इतना आप समझ गए।
दूसरी चीज़ कि जो व्यक्ति अगर भारत में आना चाहता है पाकिस्तान 19 जुलाई के बाद आता है, यानी 19 जुलाई के बाद 20 जुलाई 1948 में आता है, क्या 20 जुलाई 1948 में आता है या फिर 1949 में आता है, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उसके लिए एक रूल बनाया गया था। रूल का नाम था परमिट। क्या था? परमिट। परमिट एक एप्लीकेशन थी, उसको अप्लाई करना पड़ता था, यानी पर्चा था, भरना पड़ता था। भरने के बाद आपको 6 मंथ, कितना? 6 मंथ, 6 महीने, 6 मंथ यानी 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ता था नागरिकता लेने के लिए। क्या करने के लिए? नागरिकता लेने के लिए आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ता था। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आना चाहते हैं तो, अगर नागरिकता भारत का लेना चाहते हैं तो परमिट एक रूल था, उस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता था, फॉर्म को भरना पड़ता था, फिल करना पड़ता था। उसके बाद आपको 6 मंथ इंतज़ार करना पड़ता था। इस 6 मंथ इंतज़ार इसलिए करवाया जाता था क्योंकि आपका रहन सहन, भाव विचार को पता किया जा सके। उसके बाद अगर भारत सरकार को लगे कि नहीं आपको नागरिकता दे देना चाहिए तो आपको देगी। अगर भारत सरकार को ये लगे कि नहीं आपको नागरिकता नहीं देना चाहिए तो भारत सरकार आपको नागरिकता नहीं देगी। उसमें भारत सरकार बाध्य नहीं है। इतना आप समझ गए? चलिए, इसको ना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझ गए परमिट रूल। देखिए ये जो आर्टिकल 6 है ना, इसको अब कोई काम कोई मतलब कर है नहीं। आर्टिकल 6 आपको लगभग ये समाप्ति समझिए आप लोग, क्योंकि भारत से पाकिस्तान से भारत अब कोई चांस ही नहीं है कोई लोग आएंगे, ठीक है। और लोग आएंगे भी तो भारत सरकार उनको नागरिकता नहीं देगी, क्योंकि इतने साल बाद 75 साल बाद अगर कोई भारत में आता है तो या तो किसी योजना से आएगा या फिर किसी मानसिकता से आएगा कि मुझे ये करना है, इसलिए भारत सरकार उनको नागरिकता नहीं देगी। इतना आप समझ गए? तब वो आएंगे भी नहीं। और पाकिस्तान में तो ऐसी स्थिति हो गई है ना, वहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान वाले खाने के लिए तरस रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जो व्यक्ति, मान के चलिए कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो ऐसे बहुत व्यक्ति थे जो भारत से पाकिस्तान गए। उन लोग जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भी भारत आए, तो जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाकर रहने लगे, वहाँ की स्थितियाँ देखी, पाकिस्तान के गाँवों की स्थितियाँ देखी, वहाँ का रहन सहन देखा, वहाँ उनको अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं लगा? मान लीजिए वो पाकिस्तान गए, उनको अच्छा नहीं लगा। यानी 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 से पहले यानी आज़ादी से 5-6 महीने पहले जिन्ना क्या किए थे, लोगों को अपने तरफ आकर्षित हुए। कहाँ लेके चले गए थे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब जिन्ना उन लोगों को लेके गए अपने तरफ आकर्षित कर, तो वहाँ पर देखे लोगों ने कि पाकिस्तान के लोगों को रहन सहन ठीक नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर हम लोगों का शोषण हो रहा है, हम लोग कुछ अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ वहाँ पे हो रही थी, महंगाई भी बढ़ रही थी, जिस कारण जो 1 मार्च 1947 से पहले लोग गए थे पाकिस्तान में, अगर वो भारत आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। इतना आप समझ गए? किसमें कहा गया? आर्टिकल 7 में।
कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले अगर पाकिस्तान में चले गए हैं, अगर वो पाकिस्तान से फिर भारत आना चाहते हैं तो उनको भी क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट आप करते रहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ सर नहीं बता रहे हैं, चाहे ऐसी कोई गलत चीज़ है, तो आप उस चीज़ को कमेंट करिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाइए, तो मैं उसको एक बार कोशिश करूँगा दोबारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या है, इसमें कहा गया है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं और विदेशों में किसी व्यापार के परिषद से गए हैं, क्या गए हैं, व्यापार की मंशा से गए हैं, या शिक्षा लेने गए हैं, क्या लेने गए हैं, शिक्षा लेने गए हैं, या विदेशी भ्रमण करने गए हैं, क्या करने गए हैं, विदेश में घूमने के लिए गए हैं, या फिर किसी भी अन्य काम से गए हैं, एनीवन किसी भी काम से गए हैं आप अगर विदेश में, तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आपका नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा। आप क्यों नहीं 4 साल 5 साल जितना रहना वो रह सकते हैं, लेकिन आपकी नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा। कब तक खत्म नहीं कर दिया जाएगा, जब तक आप उस देश का नागरिकता न ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है कि व्यापार, शिक्षा या भ्रमण करने गए हैं किसी विदेश में। मान लीजिए आप चले गए अमेरिका, कहाँ चले गए, अमेरिका, वहाँ पे जाके आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपने 5 साल तक वहाँ पर शिक्षा लिया, पढ़े लिखे, और शिक्षा लेने के बाद अगर आपने वहाँ की नागरिकता ले ली, अमेरिका की अगर नागरिकता आपने ले लिया, तो आर्टिकल 9 कहता है, क्या, आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो अपने देश की नागरिकता खो देंगे, अपने देश के नागरिकता खो देंगे अगर आप दूसरे देश के नागरिकता लेते हैं तो। मान लीजिए आपको बताएं अभी कि कोई लड़का गया है कहाँ पे, अमेरिका, वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए गया, वहाँ पे 5 ईयर यानी 5 साल तक शिक्षा ले रहा है, और वहाँ का अगर नागरिकता ले लेता है तो आर्टिकल 9 कहता है कि मैं भारत का नागरिकता उस लड़के का खत्म कर दूंगा। अगर वो वहाँ का नागरिकता नहीं लेता है तो वहाँ पर नागरिकता अगर नहीं लेता है तो आपका नागरिकता खत्म नहीं होगा। क्या होगा, आपका नागरिकता खत्म नहीं होगा। मान लीजिए आप विवाह भी कर सकते हैं, भारत विदेश में जाके आप विवाह भी कर सकते हैं, तो क्या आपका नागरिकता खत्म होगा, नहीं होगा, जब तक आप उस देश के नागरिकता नहीं ले लेते। अगर उस देश का आप नागरिकता ले लेते हैं तो भारत का नागरिकता आर्टिकल 9 के तहत आपको समाप्त कर दिया जाएगा। किसी में कहा गया है, आर्टिकल 9 में क्या कहता है, आर्टिकल 9 कि अगर आप विदेशी देश के नागरिकता अगर कोई भी व्यक्ति लेता है तो भारतीय देश की नागरिकता उसका समाप्त कर दिया जाए। कौन कहता है, आर्टिकल 9। इतना आप समझ गए। आर्टिकल 9 में कुछ लिख दें कि आप लोग कर लेंगे, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम अगले क्लास में आएंगे तो आपको समझा देंगे, ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, चलिए लिख ही देते हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आप विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 9 में। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं। चलिए आर्टिकल 10 इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अगर
आपका नागरिकता अगर भारतीय नागरिक हैं, आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई राष्ट्रीय विरोध ना करें। जैसे मान के चलिए आप राष्ट्रीय विरोधी ना हो जाएं, देशद्रोही साबित ना हो जाए। अगर आप देशद्रोही साबित हो जाते हैं, अगर देशद्रोही आप काम करते हैं, तो आपको आर्टिकल 10 के तहत आपकी नागरिकता को समाप्त कर, आर्टिकल 9 के तहत आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आपकी नागरिकता कब तक, जब तक बनी रहेगी जब आप किसी राष्ट्रीय विरोध ना करें। जैसे समझिए, मान लीजिए ये है भारत और चाइना में, भारत और चाइना में युद्ध छिड़ गया हो। क्या हुआ हो? युद्ध छिड़ गया हो, यानी लड़ाई हो रही हो। अगर भारतीय कोई नागरिक है, वो चाइना का जय जयकार लगा रहा है कि चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, ऐसे जय जयकार लगा रहा है, तो उसकी नागरिकता समाप्त होने की संभावना है। समाप्त कौन कर सकता है? गृह मंत्रालय। कौन कर सकता है? गृह मंत्रालय। तो इसीलिए कहा गया कि अगर आप कोई राष्ट्रीय विरोध करते हैं, राष्ट्रीय देशद्रोही अगर काम करते हैं, तो आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। इतना आप समझ गए किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 10। इतना आप समझ गए। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि जो नागरिकता से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड जो कानून होंगे, क्या कानून, वो कौन बनाएगी? संसद। नागरिकता से कानून बनाने का जो कार्य करेगा वो तो गृह मंत्रालय करेगी। कौन करेगी? गृह मंत्रालय। किसी को नागरिकता देना है कि नहीं देना है, नागरिकता का जो संशोधन होता है, नियम कानून होता है, वो कौन बनाता है? गृह मंत्रालय। लेकिन वो नियम कानून भारत में लागू कैसे होगा? वो संसद के हाथ में। संसद लोकसभा से पास करती है, राज्यसभा से पास करती है, उसके बाद कहाँ ले जाती है? राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर कराने के लिए। तब जाके भारत में वो कानून लागू होता है। तब जब लागू होता है भारत में, तब उसे कहा जाता है हाँ, संसद ने नागरिकता से रिलेटेड कुछ कानून बनाया है। तो जब संसद ने परमिशन ही नहीं देगी, तो गृह मंत्रालय का कोई मतलब है नहीं कानून बनाने का। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या है? संसद ने क्या किया है? नागरिकता से रिलेटेड कानून बनाती है। मान लीजिए नागरिकता कौन सा मंत्रालय देती है? तो नागरिकता भी कौन सा मंत्रालय देती है? नागरिकता कौन सा मंत्रालय देती है? गृह मंत्रालय। इतना समझ गए? कौन देती है? गृह मंत्रालय। तो ये आपका आर्टिकल 5 से लेकर कहाँ तक समझ लिए हम? 11 तक। कहाँ से समझ लिए? 11 तक। अब कुछ बेसिक्स ही समझ लेते हैं नागरिकता से रिलेटेड। समझिए, नागरिकता, जो ये नागरिकता है, ये हमारे देश में एकहरी नागरिकता है। कैसी है नागरिकता? एकहरी नागरिकता। अभी हम समझाएंगे कैसी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि हम एक ही देश के नागरिक हैं। क्या हैं? एक ही देश के नागरिक, यानी हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी स्टेट के नागरिक हैं। कभी आपने सुना है कि हम यूपी के नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। चाहे हम ऐसा सुना है कि मैं एमपी के नागरिक हूँ, महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, ऐसा आप कभी नहीं सुने होंगे। आप ये जरूर सुने होंगे कि मैं यूपी के निवासी हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, चाहे यूपी का निवासी हूँ या महाराष्ट्र का निवासी हूँ, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन अगर आपको ये कोई पूछे कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो आप क्या कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन हमारे देश में कैसा है? एकहरी नागरिकता है। और यूएसए में कैसी है? दोहरी नागरिकता है। कैसी है? दोहरी नागरिकता है। कैसी है? दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब समझिए कि वो भी एक देश से, मान लीजिए कोई पूछता है ना वहाँ पे कि आप किस देश के नागरिक हैं, तो वो कहते हैं कि हम अमेरिका के नागरिक हैं। अब अमेरिका किस राज्य के नागरिक हैं, तो वो मान लीजिए स्टेट में भी होता है।
वहाँ पे दो तरह के नागरिक होते हैं। पहले हम इस स्टेट के नागरिक हैं अमेरिका में, हम इस स्टेट के नागरिक हैं, और दूसरे के हम इस देश के नागरिक हैं, यानी यूएसए के नागरिक हैं, उसी में जो स्टेट रहते हैं उसके भी हम नागरिक हैं। तो ये अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और हमारे देश में एकहरी नागरिकता है। इतना आप समझ गए कि नागरिकता, एकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता क्या चीज़ है, इतना आप समझ गए। चलिए आपको बताया है कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। उसके बाद एक बार आपको रिवीजन करा दें, चलिए ठीक करा देते हैं। शॉर्ट में रिवीजन कराते हैं, जल्दी जल्दी अपना रिवीजन करिए। आर्टिकल 5 में कहा गया है, आर्टिकल 5 में कहा गया कि जो व्यक्ति भारत से जन्म लिया, जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के माता पिता भारतीय हैं लेकिन वो व्यक्ति विदेश में रहता है तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन अगर वो विदेशी नागरिकता लेता है तो उसको नागरिकता 9 के तहत उसको खत्म कर दीजिए, आर्टिकल 9 के तहत। इतना समझ गए। तीसरी चीज़ कही गई थी कि 26 जनवरी 1950 से 5 ईयर पहले कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसको भी नागरिकता दिया जाए। किस में कहा गया था, आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में कहा गया था, इसमें कहा गया था कि 19 जुलाई 1948 में, 19 जुलाई 1948 में जो व्यक्ति इससे पहले भारत में आकर मिल जाता है, जो पाकिस्तान का व्यक्ति है, अगर वो भारत में 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आकर मिल जाता है तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 से बाद आता है, यानी 20 जुलाई 22 जुलाई या जुलाई के आगे जो मंथ आते हैं या उसके बाद आते हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो उनको परमिट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, परमिट रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉर्म आता है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। उसके बाद उसको 6 मंथ तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके उसको नागरिकता मिल सकती है, वो भी भारत सरकार चाहे तो। इतना समझ गए। आर्टिकल 6 में क्या कहा, आर्टिकल 7 में क्या कहा गया था। आर्टिकल 7 में कहा गया था कि 1 मार्च 1947 से पहले जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं, कौन गए हैं, 1 मार्च 1947 से पहले जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं और वहाँ उनको अच्छा नहीं लगा है, वहाँ की रहन सहन उनको अच्छी नहीं लगी है, अगर वो फिर भारत आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उनको भी नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उनको भी 6 मंथ तक क्या किया जाएगा, 6 मंथ तक उनको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना आप समझ गए। किसमें कहा गया, आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 में कहा गया है, आर्टिकल 8 में कहा गया है कि अगर आप विदेश में काम करते हैं या विदेश में आप शिक्षा के लिए गए हैं या भ्रमण करने के घूमने के लिए गए हैं, अगर आपने वहाँ की नागरिकता ले लिया, विदेश की नागरिकता ले लिया, तो भारत की नागरिकता आर्टिकल 9 के तहत आपका वो क्या नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 10 में कहा गया है कि अगर आप कोई राष्ट्रीय देशद्रोही वाला काम करते हैं तो आपका भी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है कि आपका नागरिकता से रिलेटेड जो नियम कानून है वो कौन बनाएगा, गृह मंत्री बनाएगा। उसको पास कौन करेगा, संसद करेगा, लोकसभा और राज्यसभा से। इतना आप समझ गए। आपको अच्छे से बताएंगे लोकसभा, राज्यसभा, संसद क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, विधानसभा, सब कुछ अच्छे से सब समझेंगे हम लोग। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो इंटरेस्टिंग चीज़ अभी आपको आया ही नहीं। अभी तो ये सब नागरिकता से रिलेटेड, अभी आपको जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे हम अच्छे से, जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, संविधान बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको होना बिल्कुल ज़रूरी था। क्योंकि जब आपका मूल अधिकार ही नहीं होगा तो लोकतांत्रिक देश कैसा, ठीक ना। तो आपका मूल अधिकार, जब आपको मूल अधिकार पढ़ाएंगे तब आपको लगेगा हाँ
कुछ तो है इस संविधान में, ऐसे इसको संविधान का नाम नहीं देते। अरे संविधान जो शिल्पकार थे बाबा भीमराव अंबेडकर, कौन थे शिल्पकार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको ऐसे ही पूजा नहीं किया जाता है, ऐसे ही हर गांव में उनकी मूर्ति नहीं खड़ी है। उन्होंने कुछ न कुछ योगदान दिया है, कुछ न कुछ किया है, इसलिए उस हर एक गांव में उनकी मूर्ति खड़ी है। भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, ना कि किसी और व्यक्ति की। अगर एक तरह से देखा जाए कि अगर मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति है, सरदार पटेल की मूर्ति है, गांधी जी की मूर्ति है, अगर उस मूर्ति को आप लोग तोड़ देंगे तो कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप सभी को, ज़्यादा प्रशासनिक। लेकिन अगर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़े आप एमपी में तो दंगा होगा, महाराष्ट्र में बहुत दूर तक। अगर आपने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया तो बहुत ऐसे ही किसी व्यक्ति का मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति कतई नहीं आप तोड़ सकते, कानूनी अपराध है, उसके लिए भी कानून है, आपको हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में आएंगे हम, तो आपको हम नागरिकता से रिलेटेड जो अधिनियम है, नागरिकता जो अधिनियम है, नागरिकता जो अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम है उसको अच्छे से समझ लेंगे। एनआरसी, CAA क्या है इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद नागरिकता कितनी बार संशोधन किया गया उसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहेगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।